अजय के घर आने का समय हो गया था, पर संयोग से वह अभी आया नहीं था। अच्छा ही हुआ जो अभी नहीं आया था। शायद कहीं जाम में फंस गया होगा। घर पहुंचकर वह सीधे बाथरूम में गई। हाथ पैर और मुंह धोकर बेडरूम में जाकर जल्दी से कपड़े बदले। अजय के आने का समय हो गया था, इसीलिए रसोई में जाकर गैस धीमी करके चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनने में अभी समय था, इसीलिए वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने सड़क पर भाग रही कारों और बसों के बीच से लोग सड़क पार कर रहे थे। बरसाती बादलों से घिरे सामने आकाश को चमकीले रंगों से सजा दिया था। सामने के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और ऊंचाई पर पड़ रहे पंछियों की कतार में शामिल हो गई। पंछियों के पंख थे, इसीलिए वे असीम और अनंत आकाश में विचरण कर सकते थे। वह सोचने लगी कि उनमें मादाएं भी होंगी। उसके मन में एक सवाल उठा और उसी के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। अरे पागल, ये तो पक्षी हैं, इनमें नर और मादा क्या, वह तो मनुष्य है, वह भी औरत। सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मानव अवतार उसे मिला है। सोचने विचरने के लिए बुद्धि मिली है। सुख दुख, स्नेह, माया, ममता और क्रोध का अनुभव करने के लिए उसके पास दिल है। कोमल और संवेदनशील हृदय है, मजबूत कमनीय काया है। पर कैसी विडंबना है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद देह नारी की है, इसीलिए उस पर तमाम बंधन हैं। मधु के मन के पंछी के पंख पैदा होते ही काट दिए गए थे, जिससे वह इच्छानुसार ऊंचाई पर ना उड़ सके। उसकी बुद्धि को इस तरह गढ़ा गया था कि वह स्वतंत्र रूप में सोच ना सके। उसके मन को इस तरह कुचल दिया गया था कि वह सदैव दूसरों के अधीन रहें, दूसरों के वश में रहें। इसी में उसकी भलाई थी, यही उसका धर्म और कर्तव्य था। इसी में उसका सुख भी था और सुरक्षा भी। शादी के 3 दशक बीत चुके थे, लगभग आधी उम्र बीत चुकी थी उसकी। इसके बावजूद अभी भी उसका दिल धड़कता था, मन में डर था। देखा जाए तो वह अभी भी एक तरह से हिरनी की तरह घबराई रहती थी। अजय ऑफिस से आ गया होगा तो गुस्से में लाल चेहरा देखना होगा, कटाक्ष भरी शब्द सुनने पड़ेंगे। मैं घर आऊं तो मेरी पत्नी को घर में हाजिर होना चाहिए। इतने सालों से तुम्हें यह भी पता नहीं चला, तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम समय पर घर नहीं आ सकी। जैसे शब्द मधु पहले से सुनती आई थी। वह कहीं बाहर गई हो, किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ गई हो, घर के किसी काम से गई हो। अगर उसे आने में थोड़ी देरी हो गई तो क्या बिगड़ गया। अजय को जस का तस सुनाने का मन होता, शब्द भी होठों पर आते, पर उसका मिजाज और क्रोध से लाल पीला चेहरा देखकर वे शब्द मधु के गले में अटक कर रह जाते। जब तक हो सकता था वह घर में ही रहती थी। एक समय था जब मधु को संगीत का शौक था, कंठ भी मधुर था और हलक भी अच्छी थी। विवाह के बाद भी वह संगीत का अभ्यास चालू रखना चाहती थी। घर के काम करते हुए वह गीत गुनगुनाती रहती थी। यह एक तरह से उसकी आदत सी बन गई थी, पर जल्द ही उसे अपनी इस आदत को सुधारना पड़ा, क्योंकि यह उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। सासू माँ ने कहा था, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह शोभा नहीं देता। बस तब से शौक धरा का धरा रह गया। फिर तो एक एक करके 3 बच्चों की परवरिश करने तथा एक बड़े परिवार में घर परिवार के तमाम कामों को निपटाने में दिन बीतने लगे। कितनी बरसातें और बसंत ऋतुएं आईं और गईं। मधु की जिंदगी घर में ही बीतने लगी। मधु, तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह नहीं करना है। आज शादी में चलना है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, 3-4 दिन के लिए मायके जाकर उन्हें देख आओ। 5वें दिन वापस आ जाना। इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वाक्य वह हमेशा सुनती आई। घर में कोई मेहमान आया हो या कोई तीज त्यौहार या कोई भी मौका हो, उसे क्या बनाना है यह कह दिया जाता, क्या करना है कोई यह उससे कहता और बिना कुछ सोचे विचारे वह हर काम करती। ससुराल वाले उसका बखान करते, सास ससुर कहते, बहू बड़ी मेहनती है, घर की लक्ष्मी है। पति अजय को भी उसका शांत, आज्ञाकारी, लड़ाई झगड़ा ना करने वाला स्वभाव अनुकूल लगता था। पति खुशी खुशी तीज त्यौहार पर उसके लिए कोई ना कोई उपहार खरीद लाता, पर इसमें भी उसकी पसंद नहीं पूछी जाती। मधु का संसार इसी तरह सालों से चला आ रहा था। किसी से सवाल करने या किसी की बात का जवाब देने की उसकी आदत नहीं थी। अजय के गुस्से से वह बहुत डरती थी। उसे नाराज करने की वह हिम्मत नहीं कर पाती थी। बच्चे अब बड़े हो गए थे,
पर अभी भी उनके मन की, इच्छा की, विचारों की, पसंद नापसंद की घर में कोई कीमत नहीं थी। इसीलिए इधर वह जब रोजाना शाम को पार्क में पड़ोस में सहेलियों की यहाँ और महिलाओं की समूह की बैठकों में जाने लगी तो अजय को ही नहीं, बेटी और बहुओं को भी हैरानी हुई। आखिर एक दिन शाम को खाते समय बेटी ने कह ही दिया, मम्मी आजकल आप रोजाना शाम को कहीं ना कहीं जाती हैं, आप तो एकदम से मॉडर्न हो गई हैं। उस समय मधु कुछ नहीं बोली। अगले दिन वह जाने की तैयारी कर रही थी। तभी बहू ने कहा, मम्मी आज आप बाहर ना जाए तो ठीक है, आप बच्चे को संभाल लें, मुझे बाहर जाना है। आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं घर में नहीं रुक सकती, मधु ने कहा। उस दिन मधु को कोई भी ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन उसने तो मन ही मन तय कर लिया था कि अब उससे कोई भी काम बिना उसकी मर्जी के नहीं करवा सकता। उसका समय अब उसके लिए है। कोई भी काम अब वह अपनी इच्छा अनुसार करेगी। वह किसी का भी काम उसकी इच्छा अनुसार नहीं करेगी। कोई भी अब उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। अब वह किसी के हाथ से चलने वाली कठपुतली बनकर नहीं रहेगी। इसीलिए जब उस रात सोते समय अजय ने कहा, मधु टिकट आ गए हैं, तैयारी कर लो, इस शनिवार की रात हम चल रहे हैं, तुम्हें भी साथ चलना है, उधर से ही घूम लेंगे। तब मधु ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरी बहन की तबीयत खराब है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। आपको जाना है तो आप अकेले ही घूम आइए। पर मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता था, उसका क्या होगा? अजय ने झल्ला कर कहा। आप जाइए ना, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ, मधु ने शांति से कहा। इधर से तुम्हें क्या हो गया है? जब जहाँ मन होता है चली जाती हो, आज मुझसे जबान लड़ा रही हो। अचानक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, अजय ने चिल्ला कर कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। मधु जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, वह एकदम निर्विकार भाव से बैठी थी। थोड़ी देर में अजय कुछ शांत हुआ। मधु का यह रूप इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। हमेशा उसके अनुकूल, शांत, गंभीर, आज्ञाकारी, उसकी मर्जी के हिसाब से चलने वाली पत्नी को आज क्या हो गया? मधु का यह नया रूप देखकर वह हैरान था। अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए अजय ने कहा, मधु तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आज यह क्या हो गया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम कहो तो। अजय ने मधु को समझाने की कोशिश की। गलती आपकी नहीं, मेरी है। मैंने ही इतने सालों तक गलती की है जिसे आप सुधारना चाहती हूँ। मेरा समग्र अस्तित्व अब तक दूसरों की मुट्ठी में बंद रहा। अब मुझे उससे बाहर आना है। मुझे आज़ादी चाहिए। अब मैं मुक्त हवा में सांस लेना चाहती हूँ। इस गुलामी से बेचैन रहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, अजय ने कहा। तुम्हें दुख क्यों है? घर है, बच्चे हैं, पैसा है, मैं हूँ। मधु के करीब आते हुए अजय ने बात पूरी की। छोटी थी तो माँ बाप की मुट्ठी में रहना पड़ा। उन्होंने जैसा कहा वैसा करना पड़ा। जो खिलाया वह खाया, जो पहनने को दिया वह पहना। इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, यह नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, यह सब माँ बाप तय करते रहे। हमेशा यही सब सुनती रही। शब्दों के भाव एक ही रहे, मात्र कहने वाले बदल गए। कपड़े सिलाते समय माँ कहती कि लंबाई ज़्यादा ही रखना, ज़्यादा खुले गले का मत बनवाना। सहेली के घर से आने में ज़रा देर हो जाती, फ़ोन पर फ़ोन आने लगते, मम्मी पापा दोनों चिल्लाने लगते। 12th पास किया, कॉलेज गई। कॉलेज का एक ही साल पूरा हुआ था कि मेरी शादी की चिंता इन लोगों को सताने लगी। पड़ोस में रहने वाला रवि हमारे कॉलेज में ही साथ पढ़ता था। वह मेरे घर के सामने से ही कॉलेज आता जाता था। एक दिन मैंने उसे घर बुलाकर बातें क्या कर ली। बुआ ने मेरी माँ से कह दिया कि भाभी, मधु अब बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर और वर ढूंढ लो। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। उन्होंने मेरे लिए घर और वर ढूंढ लिया। उनकी इच्छा के अनुसार यही मेरे लिए ठीक था। एक गहरी सांस लेकर मधु ने आगे कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने शादी के लिए रोका नहीं। मैंने पापा से एक बार नहीं कई बार कहा कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दो, पर पापा कहाँ माने। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है, जितनी पढ़ाई की है उसी में अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम जो कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। पल भर चुप रहने के बाद मधु ने आगे कहा, जब से इस घर में आई तब मेरी उम्र 18 साल थी।
तब से मैं यही सुन रही हूँ, मधु ऐसा करो वैसा करो। आप ही नहीं, बच्चे भी यही मानते हैं कि मुझे उनकी मर्जी के अनुसार जीना है। अब मैं अपना जीवन, अपना मन, अपने अस्तित्व को किसी अन्य की मुट्ठी में नहीं रहने देना चाहती। अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूँ। मुझे मेरा अस्तित्व चाहिए। मधु, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हें हर सुख सुविधा देने की हमेशा कोशिश की है। हाँ अजय, तुमने प्यार किया है, पर अपनी दृष्टि से। आपने अच्छे कपड़े पहनने दिए, पर वे सब आपकी पसंद के थे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, यह आपने कभी नहीं सोचा। आपने शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की। इस घर में तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हैरानी से अजय ने पूछा। तुम यह सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दुख आपकी समझ में नहीं आएगा, मधु ने दृढ़ता से कहा। घर के इस सुनहरे पिंजरे में अब मुझे घबराहट यानी घुटन सी होने लगी है। मेरी प्राण, मेरा समग्र चेतना बंधक है। आप सबकी मुट्ठी खोलकर अब मैं उड़ जाना चाहती हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर अब मुझे वापस चाहिए। शादी के बाद आज पहली बार मधु इतना कुछ कह रही थी। मुझे मात्र पत्नी या माँ के रूप में देखा गया। अब मैं मात्र एक पत्नी या माँ के रूप में ही नहीं, एक जीते जागते, जिसके अंदर एक धड़कने वाला दिल है, उस इंसान के रूप में जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी की मुट्ठी में बंद नहीं रहना चाहती। अच्छा, तो अब इस उम्र में घर परिवार छोड़कर कहाँ जाओगी? अजय ने पूछा। अब आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में किसी के साथ भागूंगी तो नहीं, मुझे तो सेवा ही करनी है। अब तक गुलाम बनकर करती रही, जहाँ अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब स्वतंत्र होकर सेवा करना चाहती हूँ। मेरी सहेली नीलम को तो तुम जानते ही हो। पिछले साल उनके पति की मौत हो गई थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनकी करोड़ों की जायदाद पर उनके रिश्तेदारों की नज़रें गड़ गई हैं। जल्दी ही उनकी समझ में आ गया कि उनके रिश्तेदारों को उनसे नहीं, उनकी करोड़ों की जायदाद से प्यार है। इसीलिए उन्होंने किसी को साथ रखने के बजाय ट्रस्ट बनाकर अपनी उस विशाल कोठी में वृद्धाश्रम के साथ साथ अनाथ आश्रम खोल लिया। उनका अपना खर्च तो मिलने वाली पेंशन से ही चल जाता था। वृद्ध एवं अनाथ बच्चों के खर्च के लिए उन्होंने उस कोठी में डे चाइल्ड केयर सेंटर भी खोल दिया। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और चाइल्ड केयर सेंटर के एक साथ खुलने में उनका मकसद यह था कि जहां बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता रहेगा, वहीं आश्रम में रहने वाले वृद्ध कभी खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे। उनका समय बच्चों के साथ साथ आराम से कट जाएगा, साथ ही उन्हें नाती पोतों की कमी नहीं खलेगी। इतना कहकर मधु पल भर के लिए रुकी। अजय की नज़रें मधु के चेहरे पर ही टिकी थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मधु एकदम से कैसे बदल गई। मधु ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी लिया और पूरा गिलास खाली करके आगे बोली। दिन में नौकरी करने वाले कपल को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, पर नीलम के डे चाइल्ड केयर सेंटर में अपना बच्चा छोड़कर वे निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल के लिए दादा दादी जो होते हैं। इसके अलावा नीलम की उस कोठी में बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा लॉन तो है ही। उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह के आधुनिक खिलौनों की भी व्यवस्था कर रखी है। दिन में बच्चों को दिया जाने वाली खाना भी शुद्ध और पौष्टिक होता है। इसलिए उनके डे चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों की संख्या काफ़ी है, जिससे उन्हें वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम चलाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है। आज सुबह मैं वहीं गई थी, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए अब मैं वहीं जाकर नीलम के साथ उन बूढ़ों और बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ, उन्हें प्यार देना चाहती हूँ, जिनका अपना कोई नहीं है। अजय मधु की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है वह सब कहने वाली उसकी पत्नी मधु है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। ज्योति की नई नई शादी हुई थी। ज्योति की शादी अजित से हुई थी। ज्योति तो बहुत खुश थी, लेकिन पति का नहीं पता। आज सुबह ज्योति नहा धोकर तैयार हुई, माथे तक घूंघट किया, फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। आते ही सासू माँ के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही सासू माँ ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। बहू, पैर छूना पुरानी बातें हैं, दिल में इज्जत होनी चाहिए, इतना ही काफ़ी है। और ये घूंघट क्यों बना लिया है इतना बड़ा? और सासू माँ ने ज्योति के सिर से घूंघट उठा दिया। मेज पर नाश्ता लग गया है, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं,
चलो नाश्ता कर लो, सासू माँ ने प्यार से कहा। ज्योति ने अपनी जेठानियों को ससुर व जेठ के साथ बराबर बैठकर खाते पीते नहीं देखा था। पहले तो वह थोड़ी सी झिझकी, फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। पापा जी ने हाथ से नाश्ते की प्लेट को छुआ और कहने लगी कि रामू ने पोहे ठंडी कर दी है। ज्योति कुर्सी से उठी और पोहे की सारी प्लेट किचन में ले गई। कढ़ाई आंच पर चढ़ाकर पोहा गरम कर लाई। पापा जी खुश हो गए। राजू घंटा भर पहले पानी फ्रिज से निकाल कर जग भर के रख देता है। जब तक खाओ पियो पानी गर्म होने लगता है, जेठ अरुण ने कहा। ज्योति ने पानी का जग उठाया, उसका पानी बाल्टी में उड़ेलकर फ्रिज से बोतल निकाल कर जग में ठंडा पानी भर मेज पर रख दिया। देवरानी जी, इतने नौकर घूम रहे हैं, किसी नौकर को आवाज़ दे देती। आप खुद क्यों दौड़ रही हैं? सीमा ने भौहें सिकोड़ कर कहा। अजित पहले दिन से ही ज्योति को मिडिल क्लास मेंटलिटी का मानकर कुपित था और आज ज्योति के बार बार खुद उठकर नौकरानी की तरह भागने से मन ही मन क्रोधित हो रहा था। अतः सीमा की बात समाप्त करते ही अजित फूट पड़ा। अपने घर में नौकर चाकर देखे हों तो नौकरों से काम लेना आए। ज्योति सहम गई। उसे याद आया माँ ने चलते चलते समझाया था, घर में चाहे कितने भी नौकर चाकर हों, अपने परिवार वालों का अपने हाथों से परोसने खिलाने से प्यार बढ़ता है, बड़ों का सम्मान होता है। अजित का ताना सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या खाया। सब लोग उठे तो वह भी धीरे से उठकर कमरे में चली गई। ज्योति को ब्याह कर ससुराल आए 2 हफ्ते हो गए थे। वह अपने पति अजित के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। एक दिन अजित के कुछ दोस्त आने वाले थे। ज्योति ने किचन में जाकर मठरियाँ सेक कर रख दी, हलवा बनाकर हॉट केस में रख दिया। नौकरों से समोसे बाहर से लाने को कहकर जैसे ही बाहर निकली वैसे ही एक साथ कई आवाज़ें सुनाई दी कि भाभी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आप कहाँ छिप कर बैठ गई हैं। ज्योति धीरे से बाहर निकली और नमस्ते करके बैठक में एक कुर्सी पर बैठ गई। वाह भाभी जी, हम लोग यह सोच कर आए थे कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, मगर आप तो छुई मुई की तरह सिमटी सिकुड़ी चुपचाप बैठी हैं। रोहित ने कहा। छुई मुई तो हाथ लगने से सिकुड़ती हैं, भाभी जी तो हमारी आवाज़ से ही सिकुड़ गई। अमित ने हंसते हुए जोड़ा। भाभी जी नई नवेली दुल्हन है, इतनी जल्दी कैसे खुल जाएंगी? विवेक हंस कर बोला। तभी रामू ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। हलवा कितना लजीज बना है, रोहित ने एक चम्मच हलवा मुंह में रखते ही कहा। और मठरियाँ कितनी खस्ता हैं, लगता है सारा सामान भाभी जी ने ही बनाया है, विवेक ने मठरी तोड़ते हुए कहा। परंतु अजीत ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए ज्योति को ताना दिया। इन्हें चौका चूल्हे के सिवा और आता ही क्या है? अच्छा भाभी जी, आपको चौका चूल्हे के सिवा और कुछ नहीं आता? कहते कहते सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। ज्योति का मन झंझना उठा। माहौल को सामान्य बनाने के उद्देश्य से विवेक बोला, भाभी जी, सुना है आपके गांव के पास नया डैम बन गया है और वह बहुत रमणीय स्थल पर बन गया है। आप हम लोगों को बुलाइए, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, डैम में जल विहार करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अजित, चलने का प्रोग्राम बनाओ। हाँ, इनके पिताजी के खेत खलिहान भी देख लेना। अजीत को ज्योति पर कटाक्ष करने की आदत सी पड़ गई है। हाँ हाँ, आप लोग अवश्य आइए। आप लोग बड़े शहर में रहते हैं, आपने गांव नहीं देखे होंगे, आपको वे अजीबो गरीब लगेंगे। ज्योति का स्वर हल्का सा कठोर हो गया था। क्या भाभी जी, आपके गांव में बैलगाड़ी से आते जाते हैं? रोहित ने कुछ अज्ञानतावश तो कुछ व्यंग्यपूर्वक पूछा। नहीं भाई साहब, हम लोग कस्बे में रहते हैं, गांव में हमारा फार्म है, पिताजी के पास जीप है, पिताजी जीप से फार्म देखने जाते हैं। अगर खुद जाकर ना देखे तो नौकर चाकर भट्टा बैठा दें। ज्योति के स्वर में दृढ़ता थी। थोड़ी देर गपशप करके दोस्त तो चले गए, परंतु अजीत का असंतोष उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। ज्योति अपने कमरे में चली गई, जहाँ से उसने सुना अजीत माँ के पास बैठा बड़बड़ा रहा था। माँ,
आपने कितने दकियानूसी परिवार की लड़की मेरे गले बांध दी। आखिर मुझ में क्या कमी है? स्मार्ट हूँ, ऊंची पोस्ट पर हूँ। मेरे कॉलेज की कितनी लड़कियाँ मुझसे शादी करने को तैयार थी, परंतु आपकी जिद के आगे मैं झुक गया। ज्योति कितनी पिछड़ी है, ना उठने बैठने की तमीज़ है, ना बोलने का सलीका। अगर 4 लोग आए तो सिमट सिकुड़ कर बैठ गई। बोली तो ऐसे बोली मानो पत्थर मार रही हो। उस दिन एक दोस्त के बेटे के बर्थडे में गया तो सब लड़कियां तालियां बजा बजा कर हैप्पी बर्थडे गा रही थी, लेकिन यह मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी थी। कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, सर्दी में सिफॉन और गर्मियों में सिल्क पहनकर चल देती है। एक हाई हील की सैंडल लाकर दिए तो पहनकर चलते ही गिर पड़ी। मुझे तो बहुत शर्म आती है। मेरे दोस्त की शादी अभी हाल ही में हुई है। उसकी बीवी कितनी स्मार्ट है, फराटे से इंग्लिश बोलती है, और वो बता रहा था लेडीज़ संगीत में उसकी छोटी बहन ने उसे ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया तो उसने इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। अजीत गुस्से से कहता चला जा रहा था कि माँ ने बीच में टोका, बेटा वे लड़कियाँ फराटे से इंग्लिश बोल लेती हैं, बढ़िया डांस कर लेती हैं, परंतु घर गृहस्थी के काम में अक्सर उन्हें कुछ नहीं आता है। अंग्रेजी बोल लेना, नाच लेना थोड़ी दिनों की चकाचौंध है, बाद में घर गृहस्थी ही काम आती है। सामने गुप्ता जी की बेटे की बहू को देखते हो, स्मार्ट है, फराटे की इंग्लिश बोलती है, संगीत में प्रभाकर की डिग्री ले रखी है, परंतु मिसेस गुप्ता दिन भर काम में जुटी रहती हैं। बहुरानी कमरे में पलंग पर लेटकर गाना सुनती रहती है। न सास की लाज, न ससुर की इज्जत। ज्योति सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घरेलू वातावरण में पली बड़ी है, शहर में रहकर सब सीख जाएगी। माँ ने अजीत को समझाते हुए कहा, माँ घर गृहस्थी का काम तो एक अनपढ़ लड़की भी कर लेती है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि घर गृहस्थी के काम के लिए एक नौकर रख सकता हूँ, और हमारे घर में तो 2-2 नौकर हैं। आजकल शहरों में जगह जगह रेस्टोरेंट व होटल खुले हुए हैं। फ़ोन कर दो, मनपसंद खाना घर बैठे आ जाएगा। कुछ सोशल लाइफ भी तो होती है। अजीत की बातें ज्योति कमरे से सुन रही थी। उसका एक एक शब्द उसका मन चीरता चला जा रहा था। ज्योति को अपनी माँ पर भी क्रोध आया कि क्यों उन्होंने कितने पुराने संस्कारों में उसे ढाल दिया। उसने महिला कॉलेज से बीए पास किया था और एमए करना चाहती थी। साइकोलॉजी केवल चर्च कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, जहाँ सह शिक्षा थी, लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। माँ कितनी मुश्किल से चर्च में एडमिशन के लिए तैयार हुई थी। ज्योति कॉलेज जाती थी, माँ तो हिदायतों की पूरी लिस्ट उसे दे देती थी कि लड़कों के पास मत बैठना, लड़कों से बात मत करना, अगर कुछ पूछना जरूरी हो तो नीचे नज़र डालकर धीरे से बोलना। माँ ने कितने उदाहरण दे डाले थे कि सीधी साधी लड़कियों को कॉलेज के लड़के बरगला कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लाइब्रेरी में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाज़त माँ ने कभी नहीं दी। इसी कारण उसका एमए का डिवीज़न बिगड़ गया था। माँ ने घर से अकेले कभी निकलने ही नहीं दिया। एक दिन माँ के साथ वह पिक्चर देखने गई थी। उसके पास एक लंबी लड़की बॉयकट बालों में जींस पहने बैठी थी। अंधेरे में माँ को शक हुआ कि यह लड़का है। माँ उचक उचक कर देखने लगी तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और यह लड़का नहीं, लड़की है। उसके मुंह से चिल्लाहट भरे स्वर ऐसे निकले कि आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। माँ तो आश्वस्त होकर बैठ गई थी, परंतु उसका मन पिक्चर में फिर न लग सका था। अगर इतने पुराने संस्कारों में पाला था तो इतने एडवांस घर में उसकी शादी क्यों कर दी, जहाँ शालीनता को मूर्खता समझा जाता है। एक दिन माँ कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, जहाँ नौकर चाकर, कार व बंगला जाते ही मिल जाए। माँ की कितनी निर्मूल धारणा है। ऐसे बड़े घर का क्या करना जहाँ भौतिक सुख की सारी सुविधाएं हों, परंतु मन को एक पल भी चैन ना मिले। एक शाम कपड़े पहनकर तैयार होकर अजीत कहीं जा रहा था। उसने इतना ही पूछ लिया था, कहाँ जाने की तैयारी है? अजीत कितनी जोर से बिगड़ पड़ा था। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता बैठता हूँ, किससे बात करता हूँ,
इसमें तुम हर समय टांग अड़ाने वाली कौन होती हो? तुम्हें हाई सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज नहीं है, तो क्या मैं भी उठना बैठना बंद कर दूं? ज्योति के संस्कार परंपरागत अवश्य थे, परंतु उसका व्यक्तित्व स्वाभिमानी था। रोज रोज का अप्रोक्ष तिरस्कार तो वह किसी प्रकार सहन कर लेती थी, पर इस अनावश्यक प्रताड़ना से उसके मन में विद्रोह जाग उठा। उसने सोच लिया कि वह अपने को बदल कर अजीत को सीख जरूर देगी। अगले जाड़ों में दिल्ली में उसकी सहेली सुधा की बहन की शादी थी। उसने शादी के निमंत्रण पत्र के साथ मम्मी जी के नाम पर एक विनयपूर्वक पत्र भी लिखा था। ज्योति को इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दें। मम्मी जी ने पत्र अजीत को दिखाया। अजीत के पास छुट्टी नहीं थी और पत्नी ज्योति के प्रति उसके मन में ऐसी खटास थी कि उसे ज्योति से कुछ दिन की दूरी की बात राहत देने वाली ही लगी। उसने उसे अकेले चले जाने को तुरंत कह दिया। जाने के लिए निश्चित हुए दिन अजीत ज्योति को फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में बिठा गया। ट्रेन के चलते ही ज्योति ने भी एक स्वतंत्रता की सांस ली। उसकी मन में स्फूर्ति भरती जा रही थी। रास्ते के दृश्य उसे बहुत सुहावने लग रहे थे। नई दिल्ली स्टेशन पर उसकी सहेली सुधा व उसके पति दीपक उसे लेने आए थे। ज्योति की ट्रेन से उतरते ही सुधा ज्योति से लिपट गई। कॉलेज छोड़ने के एक अरसे बाद दोनों सहेलियां आपस में मिल रही थीं। सुधा के घर पहुंचकर ज्योति को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। विवाह हेतु घर की सज्जा सरुचिपूर्ण थी। दूसरे दिन बारात आने वाली थी। केले के पत्तों व फूलों से सजाया गया था। बाहर पंडाल में बारातियों के बैठने व खाने पीने की व्यवस्था थी। मेहमानों से घर भरा था। बारात मेरठ से दिल्ली आ रही थी। दूसरे दिन शाम को बारात खूब धूमधाम से चढ़ी। दुल्हा पक्ष के लड़कों व कन्या पक्ष की लड़कियों में खूब हंसी मजाक चल रहा था। हंसी के फुहारे छूट रहे थे। ज्योति इस प्रकार के खुलेपन को आश्चर्य से देख रही थी। रात में विवाह हुआ। दूसरे दिन बारात विदा होने वाली थी। सुबह चाय नाश्ते के बाद वर पक्ष के कुछ चुलबुली लड़कियों ने कन्या पक्ष के कुछ मंझले लड़कों को घेर लिया। लच्छेदार मीठी मीठी बातें की और शहर घुमाने का प्रोग्राम बना डाला। लड़कियां लड़कों के साथ खूब घूमी, पिक्चर देखी और रेस्टोरेंट में खाना खाया पिया। बाद में लड़कों को अंगूठा दिखाकर बारातियों में आकर मिली। ज्योति ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि लड़कियां आपस में ठहाके लगा रही थी। बड़े मजनू बनने चले थे। 2-4 हज़ार रुपयों के चक्कर में तो आ ही गए होंगे। सबको याद रहेंगी मेरठ की लड़कियां। अब ज्योति अजीत की तथाकथित स्मार्टनेस का मतलब समझ रही थी। बारात विदा होने के दूसरे दिन ज्योति का वापस जाने का प्रोग्राम था, परंतु सुधा ने मम्मी जी को फ़ोन करके ज्योति को कुछ दिन रोकने का आग्रह किया, तो मम्मी जी मान गई। 2 दिन में सब मेहमान विदा हो गए। अब ज्योति को अजीत के कटाक्ष रह रहकर याद आने लगे थे और उन्हें सीख देने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुधा के साथ ज्योति जाकर जीन्स, ट्राउज़र, लो कट टॉप, कमीज आदि खरीदे। सैलून में जाकर फेशियल कराया और बाल सेट कराए। सुधा ने उसे बताया कि जीन्स टॉप पहनकर ज्योति खूब सुंदर व मॉडर्न लग रही थी। शाम को सुधा के साथ ज्योति क्लब गई। क्लब में जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के गले में बाहें डालकर उन्मुक्त डांस करने लगे तो कुछ लड़कों ने ज्योति के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की। तब सिर दर्द होने का बहाना बनाकर ज्योति अपनी कुर्सी पर बैठी रही, परंतु वह डांस करते हुए जोड़ों के हाव भाव एवं पद संचालन को भली भांति देखती रही। ज़रूरत पड़ने पर वह अजीत के सामने डांस भी कर सकने हेतु अपने को तैयार कर रही थी। यह काम लगभग प्रतिदिन चलता रहा। पहले दिन से ही ज्योति सुधा की फैमिली में घुल मिल गई थी और जल्द ही उसके भाइयों के साथ उसने खुलकर बात करना सीख लिया था। जल्द ही आधुनिक सोशल लाइफ लीड करने को उसने अपने आप को तैयार कर लिया। सुधा के पति दीपक ने ज्योति को लखनऊ वापस जाने के लिए एसी में बर्थ रिजर्व करा दी। 2 सप्ताह बीत जाने पर सुधा और दीपक ज्योति को ट्रेन में बिठा आए। ज्योति ने काला ट्राउज़र व मैचिंग टॉप पहना हुआ था। उसके घुंघराले बाल कंधों तक लटक रहे थे। चेहरे पर हल्का मेकअप था। इस ड्रेस में ज्योति बेहद आकर्षक लग रही थी। ट्रेन में बर्थ पर अधलेटी सी वह इंग्लिश का एक नॉवेल पढ़ने लगी कि दूसरी बर्थ पर एक नवयुवक कब आ गया उसने ध्यान ही नहीं दिया।
आप लखनऊ में ही रहती हैं? आवाज़ सुनकर ज्योति चौंक उठी। हाँ, मैं पिछले कई सालों से लखनऊ में ही हूँ, ज्योति ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। मेरा नाम अमर कुमार है, आप चाहे तो मुझे अमर कह सकती हैं। मैं आर्मी में कैप्टन हूँ। मेरी पोस्टिंग आजकल दिल्ली में है। मैं 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर जा रहा हूँ। मेरा घर लखनऊ में गोमती नगर में है। कहते कहते अमर ने अपना विजिटिंग कार्ड ज्योति के आगे बढ़ा दिया। थैंक्स कहकर ज्योति ने कार्ड ले लिया। कैप्टन अमर उसे कुछ बातूनी तो लगा, परंतु उसका बेझिझक एवं निर्भीक व्यवहार अच्छा भी लगा। क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? अमर ने पूछा। मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रहकर मैंने एमए पास किया है। इस समय अपनी बहन के पास निराला नगर में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। इसी सिलसिले में दिल्ली गई थी। ज्योति ने सफ़ेद झूठ बोला था। आज उसे अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने में बच्चों द्वारा किए जाने वाले खेल जैसा मजा आ रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अमर ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मुझे भी, ज्योति ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर रास्ते में अमर तमाम बातें करता रहा और ज्योति उत्सुकता से सुनती रही। जब लखनऊ स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकी तो ज्योति ने सिर उठाया। देखा कि अजीत डब्बे के पास खड़ा है, उसे लेने आया था। अमर, तुम्हारे साथ रास्ता कितनी जल्दी पार हो गया, पता ही नहीं चला, ज्योति ने इतनी ज़ोर से कहा कि अजीत सुन ले। अभी तो 1 महीना लखनऊ में ही हूँ, मुलाकातें होती रहनी चाहिए। अमर ने अभी तक अजीत की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हाँ, आपका फ़ोन नंबर पास है, फ़ोन करती रहूँगी। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। ज्योति जानबूझकर खूब ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। ज्योति ने बड़ी आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए अमर से हाथ मिलाया और सूटकेस हाथ में लेकर खटाखट नीचे उतर गई। अजीत आश्चर्य से कभी ज्योति को तो कभी अमर को देख रहा था। उसकी बोलने की शक्ति समाप्त प्राय हो गई थी। अरे भाई जल्दी चलो, क्या सोचने लगे, बड़ी गर्मी है। प्लेटफॉर्म आते ही ज्योति ने अजीत का हाथ खींचते हुए कहा। अजीत की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ज्योति के रंग ढंग देखकर वह भौचक्का हो रहा था। चुपचाप चल दिया और ज्योति के साथ कार में बैठकर घर आ गया। ज्योति बेटी, 2 हफ्ते में तुम कितनी बदल गई, मम्मी जी ने ज्योति को देखकर आश्चर्य से कहा। और मम्मी, इससे पूछो कि ट्रेन में इसके साथ वह लड़का कौन था जिससे ये हंस हंस कर बातें कर रही थी और हाथ मिलाकर फिर मिलने का वादा करके आई है। अजीत गुस्से में बोला। अरे मम्मी जी, वे अमर थे, आर्मी में कैप्टन हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। यहाँ गोमती नगर में अपने घर 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। मम्मी जी, वे एक चित्रकार भी हैं। अपनी बनाई हुई कितनी सुंदर पेंटिंग उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है। वे प्रतिभावान होने के साथ साथ बहुत सोशल भी हैं। उनके साथ रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। यह कहते हुए ज्योति ने कैनॉट प्लेस से खरीदी हुई एक पेंटिंग मम्मी जी के सामने रख दी। अच्छा, तो अब तुम उसका प्रेजेंट भी लेने लगी? अजीत अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, पत्नी तो हम आपकी ही रहेंगी। घड़ी 2 घड़ी किसी से हंस बोलकर मन बहला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ज्योति ने अजीत द्वारा कहे शब्दों को दोहरा दिया। अजीत गुस्से से पागल हो रहा था। उसे आगे कुछ बोला नहीं गया। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। ज्योति बेटी, राजू ने खाना मेज पर लगा दिया है, नहा धोकर कपड़े चेंज कर लो, फिर कुछ खा पी लो, मम्मी जी ने उस समय बात को टालते हुए कहा। ज्योति बाथरूम में चली गई। नहा धोकर साड़ी पहनकर बाहर निकली तब मम्मी जी उसकी ओर देखकर बोली, ज्योति, साड़ी पहनकर तुम कितनी सुंदर लगती हो। ये मॉडर्न कपड़े अपनी बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। अपने देश का पहनावा तो साड़ी ही है। मम्मी जी, मेरी समझ में नहीं आता, मैं उनको कैसे खुश करूं। इतने दिनों से वो मुझे दकियानूसी, अनसोशल कहते रहें और अब जब कुछ नया सीखा है तो भी खुश नहीं है। ज्योति ने अपने मन की बात कही। अजीत आज ज्योति को अमर के साथ घुल मिलकर बोलते देखकर गुस्सा था और बगल के कमरे में उसकी और मम्मी की बातें सुन रहा था। ज्योति की बातें सुनकर वह वहीं आ गया, अपनी सफाई देता हुआ और मम्मी की ओर देखते हुए बोला, मम्मी, मेरा मतलब यह थोड़ी ही था कि ज्योति जीन्स और लो कट टॉप पहनकर अल्ट्रा मॉडर्न बन जाए और गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती फिरे। अजीत का रुआसा मुंह देखकर ज्योति समझ गई कि अजीत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा मम्मी जी,
मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा खा पी लूँ तब बात करेंगे। कहते कहते ज्योति किचन की ओर चल दी। उस दिन के बाद से अजीत बहुत बदल गया था। वो जान चुका था कि अगर ज्योति अपने पर आ गई तो उसकी हालत टाइट हो जाएगी। ज्योति अपनी सफलता पर मन ही मन फूली समा रही थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।